अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक हंगामा खेज दौर गुजार कर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर हो गए हैं। 19 माह तक चीफ जस्टिस रहने वाले जस्टिस उमर अता बंदियाल के ओहदे की मियाद 5 दिन में खत्म हो रही है। आज नए अदालती साल के मौका पर उन्होंने फुल कोर्ट तकरीब से खिताब किया और कहा, आईनी इश्यूज में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। सख्त इम्तिहान और माहौल का अदालत कई मरतबा खुद शिकार बनी। जो वाक़यात पेश आए इनसे अदालती कारकर्दगी मुतासर हुई। जस्टिस उमर अता बंदियाल का दौर कई हवालों से यादगार रहा। उनके पार्लियामेंट और अदलिया में भी महाज आराई देखने में आई और यह तासुर भी मिला कि जजेस आपस में धड़ेबंदी का शिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में केसेस के सुनने पर भी इख्तलाफात सामने आए, बेंचेस के बनने पर भी इख्तलाफात सामने आए और बेंचेस के तब्दील होने पर भी इख्तलाफात सामने आए। आगाह किए बगैर ज़ेर समाअत मुकदमात का बेंच तब्दील करने पर जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याहिया आफरीदी ने तो मुकदमात सुनने से ही इनकार कर दिया था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का केस सुनते हुए जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो तो इंतहाई हैरान कुन था। इंतखाबात का केस अदालत ने किस तरह सुनना शुरू किया, केस सुनने वाला बेंच किस तरह बना, फिर टूटा, फिर दोबारा बना और फिर दोबारा टूटा, यह सब कुछ बहुत ड्रामाई था। इसकी शुरुआत यूं हुई थी कि जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर तबादला केस की समाअत कर रहे थे। समाअत के दौरान अचानक केस का रुख गुलाम महमूद डोगर से हटकर इंतखाबात की तरफ मुड़ गया। जस्टिस एजाज और जस्टिस मज़ाहिर ने चीफ जस्टिस को नोट भेज दिया कि चीफ जस्टिस सो मोटो का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इस केस पर बेंच बनाएं, यानी केस तबादले का था, लेकिन साथ ही चीफ जस्टिस को इंतखाबात पर बेंच बनाने का कह दिया गया और चीफ जस्टिस ने यह केस सुनने के लिए बेंच बना भी दिया। फिर वो बेंच बार बार टूटा और बार बार नया बेंच बना। इस बेंच ने इंतखाबात कराने का फैसला दिया तो इसमें भी अबहाम और तनाज़ा पैदा हो गया कि यह फैसला 4-3 से मुस्तरद हो चुका है या फिर 2-3 से मंजूर हो चुका है। मुबैना ऑडियो सामने आने पर सुप्रीम कोर्ट के जज मज़ाहिर नकवी तनकीद की जद में आए तो चीफ जस्टिस ने तहकीकात की बजाय उनका दिफा किया, इन्हें बेंच में शामिल किया और कहा कि ऐसा करके उन्होंने किसी को खामोश पैगाम दिया है। इस मौका पर रिमार्क्स देते हुए उनकी आवाज भरा गई थी और उन्होंने कहा था कि मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात हैं। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की शमूलियत के वक्त भी इख्तलाफात सामने आए थे। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 जजेस के नाम दिए थे। इस पर जुडिशल कमीशन के अरकान ने इख्तलाफ किया था, जिसके बाद जुडिशल कमीशन इजलास की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की गई थी। ये इल्जामात भी लग चुके हैं कि चीफ जस्टिस ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के जरिए हुकूमत पर दबाव डलवाया था और जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाए थे। इसके बदले हुकूमत को मामलात बेहतर होने की यकीन दहानी कराई गई थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह भी की थी और कहा था कि मुनहरफ अराकीन का वोट शुमार ही नहीं किया जाएगा। लेकिन जब इसी तशरीह को बुनियाद बनाकर पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने परवेज इलाही के हक में पढ़ने वाले कॉफ लीग के वोट मुस्तरद किए थे तो इन्हीं जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वो तशरीह मुस्तरद कर दी थी और परवेज इलाही को वज़ीर आला करार दिया था। साथ ये हुक्म भी दिया था कि परवेज इलाही आज ही की रात 11:30 बजे हल्फ उठाएं। जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में अदालत और पार्लियामेंट के दरमियान महाज आराई भी होती रही। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पास किया। अदलिया के अस खुद नोटिस इख्तियार पर एक तरीका कार वज़ा किया, लेकिन अदालत ने इस पर भी हुक्म इम्तना जारी कर दिया। पार्लियामेंट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स का कानून पास किया। इसमें नाअहली की मुद्दत 5 साल की गई, लेकिन जैसे पार्लियामेंट की मुद्दत खत्म हुई सुप्रीम कोर्ट ने यह एक्ट भी कल अदम करार दे दिया। मुबैना ऑडियो लीक्स केस में भी चीफ जस्टिस तनाज़ात का शिकार रहे। चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो सामने आई। ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो सामने आई। जस्टिस मज़ाहिर नकवी, आबिद जुबैरी और परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स भी सामने आई। इस पर हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन बनाया तो चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस कमीशन को भी काम करने से रोक दिया था। बात करेंगे इस हवाले से, हमें ज्वाइन किया है हमारे मुल्क के मारूफ सहाफ़ियों ने, हमें ज्वाइन कर चुके हैं जनाब हसनात मलिक साहब। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हमें ज्वाइन किया है हसन अयूब साहब ने। हसन अयूब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हसन अयूब साहब तो मारूफ इस वजह से भी हैं कि जो खबर वो पहले से दे देते हैं वो खबर 99% सच्ची साबित हो जाती है। तो हसन साहब मुझे ये बताइएगा सर, मैं इस खास मौजू पर तो आता ही आता हूँ, जरा एक और मौजू है, मैं चाहता हूँ जरा उसका एक ज़िम्नी सवाल करता चलूँ। सर ये खबर आज बड़ा चर्चा हुआ कि सदर साहब तारीख दे देंगे इलेक्शंस की, वो खबर रुक गई, वो मतलब वो ऐलान रुक गया। हालांकि उस खबर के बाद तो 2 हुकूमती
जो साबिक हुकूमती वज़रा रह चुके हुए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सर वो ऐलान का क्या हुआ फिर? या हस्ताद से जी, आपकी आवाज दोबारा फरमाइएगा सर। सवाल आप मुझसे कर रहे हैं? हस्ताद नहीं, आपसे कर रहा हूँ, आपसे हसन अय्यूब साहब, आपसे कर रहा हूँ सर। सर, ये बुनियादी तौर के ऊपर अब उम्मीद है कि अगले हफ्ते, यानी जो मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद जो प्रेसिडेंट के इख्तियारात हैं, इससे जब स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत, यानी प्रेसिडेंट अपनी आनी मुद्दत पूरी कर चुके हों और इंटरिम टाइम के अंदर जब वो अपना जो है वो इस नशिस्त के ऊपर मौजूद होंगे, आर्टिकल 44 है गालिबन उसके तहत, तो क्या उस टाइम प्रेसिडेंट के इख्तियारात फुल फ्लैज इख्तियार होंगे या प्रेसिडेंट के इख्तियार जो है वो कम होगा? अब इस चीज की तशरीह के लिए इस बात का कभी इम्कान है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा तशरीह के लिए। तो प्रेसिडेंट साहब की जो डेट देने के हवाले से तो देनी होती तो अपने टेन्योर के अंदर देते, यानी 9 सितंबर से पहले उनको तारीख देनी चाहिए थी। अब तो प्रेसिडेंट जो है वो मुकम्मल फुल फ्लैज उनके पास इख्तियार नहीं है। जैसे एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म होता है, वैसे ही निगरान प्रेसिडेंट है। अच्छा, नहीं, इस पे बहस है। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं इन मामलात का, आप सुप्रीम कोर्ट के ज्यादा बेहतर जानते हैं, वहाँ के मामलात को भी, सदारत के भी। वकला ये कह रहे हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये कोई अबूरी प्रेसिडेंट नहीं है, ये अबूरी तो होता है ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये मुल्क में ना होते, इनकी जगह सेनेट चेयरमैन, तो वो अबूरी है, एक्टिंग है। ये एक्टिंग नहीं है, इनको रखा गया है जब तक इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं होता। इस्तदलाल उनका ये हो सकता है गलत हो, लेकिन वो इस्तदलाल ये दे रहे हैं। नहीं, इसी की तशरीह चाहिए ना। हाँ। देखिए, इसी की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर होगी और उसमें सुप्रीम कोर्ट से ही तशरीह मांगी जाएगी कि आप बताएं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है वो रिलेक्टेंट थी कि मौजूदा चीफ जस्टिस के सामने ये दरख्वास्त पेश करे। तो अब इस बात का कभी इम्कान है कि जो आइंदा हफ्ता आने जा रहा है, इसमें ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल हो जाएगी और फिर देखते हैं कि जो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा, वो इस पर क्या इसको जो है समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं, और अगर करते हैं तो उसके लिए कौन सा बेंच जो है वो फिक्स करते हैं, वो किस बेंच के सामने ये लगाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल जो हैं, उन्होंने जो करना था वो कर गुजरे हैं। वो क्या शेर है, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। जो उन्होंने करना था वो तो कर गुजरे हैं, अब वो इंतजार करें कि अब उनके साथ क्या होगा वो। अब अच्छा, वैसे जो कर गुजरे हैं, ये एक स्पेसिफिक इशारा किस जानिब है आपका कि वो कर गुजरे हैं? वो 63A की तशरीह हो जाए, वो दोबारा जो दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग थी उसको गलतम करार देना हो। अच्छा। उसमें जो ऑडियो लीक्स के हवाले से अपनी सास की ऑडियो थी, उस केस से रिक्यूजल के हवाले से फैसला हो। मुतअद्दिद फैसले, यानी सादा अल्फाज में अगर बात करूं तो जो सहूलतकारी उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फराम की, गुड टू सी यू वाली, मर्सिडीज वाली, तो वो उसका अब जवाब तो देना पड़ेगा। और उसके अलावा कासिम सूरी की रूलिंग में तो इन्होंने सबसाइड की थी ना सर, फिर वहां पे क्या कहेंगे? कासिम सूरी की रूलिंग, कासिम सूरी वाली जो रूलिंग थी, वो तो ऐसे मामलात थे जिसमें उनके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं था कि जो तहरीक अदम एतमाद आई हुई है और वो साइफर को बुनियाद बनाकर उन्होंने एक फवाद चौधरी साहब ने जो है वो अदालत वहां पर क्या कहते हैं ईमान में खड़े होकर एक चीज पेश की और उसके ऊपर जनाब उन्होंने जो तहरीक अदम एतमाद को खत्म कर दिया था। यानी वो तो डे लाइट रॉबरी थी, उसको तो किस तरह एंडोर्स करती, उसके में तो कोई चांस नहीं था। लेकिन जहां पर सहूलतकारी नहीं फराम करनी चाहिए थी, वहां पर भी फराम की गई। यानी रिमांड के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को उन्होंने कहा कि जैसे ऐसा तस्वर किया जाए कि वो गिरफ्तार ही नहीं है, और फिर उनको कहा कि उनको पुलिस के रेस्ट हाउस में जो है वो ठहराया जाए, फिर उनके मेहमान उनको देख सकते हैं। फिर अब उनकी हालत जार से मुतल्लिक अटक जेल में हालत जार से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि रिपोर्ट फराम करें इंटरनेशनल जनरल फॉर पाकिस्तान। तो इससे ज्यादा और क्या सहूलतकारी होती है? अच्छा चलिए, मैं इस सब के बीच में हसन अय्यूब साहब आपके पास वापस आता हूं और आपसे एक खास और अहम सवाल मैंने करना है कि आपका रावी अभी भी चैन नहीं लिख रहा है सर, क्योंकि आपके ट्वीट्स में तो वो चैन नहीं लिख रहा है। तो मैं जरा इस स्पेसिफिक सवाल पे मैं आपके पास आऊंगा। हसनात मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आप भी तशरीफ लाए। मलिक साहब, ये बताइएगा, आपने इतनी कोर्ट रिपोर्टिंग की, जस्टिस बंदियाल को आपने करीब से देखा, आपने उनको कैसा चीफ जस्टिस पाया इन योर ओन एक्सपीरियंस, इन योर ओन ओपिनियन? देखें, चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की अगर आप देखें तो एक जो क्वालिटी है वो दूसरों से जिसे कहते हैं कि वो उनसे फ़र्क आपको होगा, वो ये है कि उनमें सब्र है, बर्दाश्त है।
अच्छा। उनके खिलाफ जो है वो जिस तरीके से बातें हुई हकीकत भी थी, कुछ ज़्यादा एक्सजरेटेड, बल्कि बहुत ज़्यादा एक्सजरेटेड भी रही हैं, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को बर्दाश्त किया। ये एक मेरी समझ में जो है वो जो बर्दाश्त था उनकी, वो उस हवाले से जो है वो उनकी ये चीज़ जो है वो याद रखी जाएगी और अगले फ्यूचर के चीफ जस्टिस के लिए भी होगा कि जब उनके हवाले से कोई इस किस्म की किसी पार्टी या किसी तरफ से भी कोई इस किस्म की कैंपेन या एक नैरेटिव बिल्डिंग होगी, तो वो कैसे उसको जो है वो उसके साथ डील करेंगे। तो ये एक बात रही है कि उन्होंने न किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की, किसी वकील को जो है वो उनके सामने पेश हुआ है तो उसके साथ कोई तलख जो है वो बातें नहीं की, तलख जुमलों का तबादला नहीं किया। तो ये तो एक क्वालिटी रही। बाकी उनके टेनोर में जो सबसे ज़्यादा नुकसान तो हुआ, क्योंकि जुडिशरी सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुई और वो इतनी कंट्रोवर्शियल हुई और उसकी वजह जो है वो जुडिशल पॉलिटिक्स है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान सुप्रीम कोर्ट का जो है वो पहुँचाया जब उन्होंने फुल कोर्ट की मीटिंग अपने टेनोर में नहीं बुलाई, सीनियर जजेस को इग्नोर किया, जूनियर जजेस पे रिलायंस, अपने हमख्याल जजेस को जो है वो बेंचेस में बार बार बिठा के जो वो समझ रहे थे उस हिसाब से वो उन्होंने जो है वो इंटरप्रिटेशन की। जो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये रियलाइजेशन, ये एक बात हुई कि जी आप जो है वो अपने मनपसंद जजेस को बिठा के ही फैसले कर रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तकसीम हुई है और जो सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर हुई है, और हमने देखा कि जब फैसले उन्होंने कुछ दिए उन पे अमल दरामद नहीं हुआ, बल्कि उनको रेजिस्टेंस विद इन सुप्रीम कोर्ट आई और सुप्रीम कोर्ट में ही डिबेट शुरू हुई कि ये 4-3 का फैसला है, ये कि नून लीग या पीपल्स पार्टी या किसी जमात का नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि उनका तनाज़ा जो विद इन सुप्रीम कोर्ट रहा उसने बड़ा नुकसान दिया। आज उन्होंने इसमें कोई जो है वो एक बात की कि जी ये तो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी और बड़ी खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस इतने इंडिपेंडेंट हैं कि वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनको चाहिए था कि वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो जजेस रखते हैं सबको बेंच का ऐसा बनाते, फुल कोर्ट बनाते, या कोई ऐसा रूल बना के कि सीनियरिटी की बुनियाद पे 5 रुकनी या 7 रुकनी बेंच बना के फैसले करते। उन्होंने जो पिक एंड चूज की वो उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना नुकसान किया, इदारे का किया। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा उन्होंने ना फ़ायदा कहें कि जो है वो पीटीआई का किया, ना नुकसान नून लीग का किया या पीडीएम गवर्नमेंट का किया, सारा नुकसान अच्छा, अपने मैं इदारे का हुआ। एक और बड़ी अहम बात जो कि आपने पिन पॉइंट किया वो मैं हसन साहब की तरफ लेके चलता हूँ। हसन साहब, एक और तासुर ये पाया जाता है ऑनरेबल जस्टिस साहब के बारे में कि वो अमल दरामद नहीं करवा सके अपने अहकामात को। मतलब उनके दौर में द कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, वो वीक नजर आई। मतलब आप 14 मई के ऑर्डर कोई ले लें, आप वो इंप्लीमेंट नहीं करवा सके अपने ऑर्डर्स। ये वो फैसला है जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही नहीं मान रहे थे। यानी उसको गवर्नमेंट क्यों मानती? जब मोजेस जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जो ब्रदर जजेस थे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो कह रहे थे कि 4-3 का फैसला है और ये कह रहे थे कि जी ये 3-2 का फैसला है। अब ये बताइएगा मुझे, उन्होंने कहा जी कि मेरे सामने मौलवी तमीजुद्दीन आ गया। मौलवी तमीजुद्दीन यानी जो स्पीकर असेंबलीज थे पंजाब की और केपी के, हुक्म तो उन्होंने दिया सिर्फ पंजाब से मुतल्लिक और केपी को उन्होंने जो है वो पसे पुश डाल दिया। तो क्या 90 दिन में इंतखाबात कराने की जो आईनी हुक्म है या आईनी ओब्लिगेशन है वो सिर्फ पंजाब से मुतल्लिक है? वो जो आईनी जो ओब्लिगेशन है वो छुट्टी पर गई हुई थी? क्या आईने पाकिस्तान से पंजाब के लिए अलग है और केपी के लिए अलग है? तो इस तरह बहुत सी चीजें हैं। उनके अपने फैसलों में बड़े तजादात हैं, उनके फैसलों को उनके अपने ब्रदर जजेस नहीं मान रहे थे। और फिर उनको जब कहा गया कि आप फुल कोर्ट बनाएं, तो वो फुल कोर्ट, जैसे हसनात कह रहे हैं, फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया? अभी आखिरी नैब की जो अमेंडमेंट्स वाला केस था, इसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह हर रोज कहते थे जी आप फुल कोर्ट बना दें, इस पर फुल कोर्ट बना दें। पता नहीं कुछ चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की छेड़ थी फुल कोर्ट कि वो कहते थे, हमेशा उन्होंने जनाब उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैंने नहीं बनाना, हमेशा वो रिक्वेस्ट इस्तदा को उन्होंने टर्न डाउन किया है। अब कोर्ट देखिएगा, अब जो ऑडियो लीक्स वाला केस था, अब ये बताइएगा कि कोई भी ऐसा दुनिया में कोई देखने को जज ऐसा हो जिसकी अपनी सास की से मुतल्लिक ऑडियो, उसकी सास से मुतल्लिक मामला हो और वो कहे जी नहीं मैंने रिक्यूज नहीं करना, मैं इस बेंच का हिस्सा रहूंगा। मैं आपकी बात का छोटी सी एक एग्जांपल दे दूं, ये मेरे पास पूरी तफसील है लेकिन जाने का वक्त नहीं है। इंडिया की एक जस्टिस साहब है इंडिया के,
उनकी बेटी वकील बन रही है और बन चुकी है, तकरीबन डिग्री मिल जाएगी उसको। उनकी बारी वायरल हो रही है, उन्होंने दरख्वास्त दी है हुकूमत को कि मेरा ट्रांसफर इस रियासत से कहीं और कर दें क्योंकि मेरी बेटी वकील बन चुकी है, कल को वो अपीयर होगी तो कहीं पार्शियलिटी ना आई है। खबर आपको पता होगी, तो यहाँ दुनिया में तो ये होता है जी, मालूम है जी। तो फिर यहाँ पर देख लेना, तो यहाँ पर जो देखिए, इनको अपनी अदाओं पर भी गौर करना चाहिए। इन्होंने बेतौकीर किया है अदालत उज़्मा को, और इसी वजह से आपका मेन क्वेश्चन था कि वो अपने फैसलों पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा सके। यही वजूहात हैं कि अगर फेयर डिसीजन होते उनके ऐसे फैसले होते जो आइन और कानून के ऐन मुताबिक हैं, तो तब तो उन पर अमल दरामद होना था। मामला आईसीए में था, यानी लाहौर हाई कोर्ट की में इंट्रा कोर्ट अपील थी, वहां से फैसला हो जाता, आज पंजाब में इलेक्शंस हो चुके होते। ये जो ताखीर हुई है, ये ताखीर की पूरी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के ऊपर आयद होती है, क्योंकि उन्होंने ही इस मामले पर सो वोटो लिया। सिर्फ चीफ जस्टिस पर अकेले नहीं, जस्टिस जाजुल हसन पर भी और मोजेस जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के ऊपर भी। और आप देखिए कि उनकी ऑडियो किसके साथ लीक हुई है। उनकी ऑडियो उस वक्त के जब सिटिंग सीएम है, उनके साथ वो कितनी फ्रैंक गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि यार मैं आपके घर आ रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं, रहने दें। उन्होंने कहा यार मैं आ गया ना, बस हो गया। यानी इस तरीके से वो बात कर रहे हैं, यानी एक सीएम के हजारों जो है वो अच्छा, लेकिन असन साहब बात ही नहीं करनी। यहाँ पे कुछ मामलात ऐसे भी है ना, आप ठीक है, वो आपकी बातें आप में वजन होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन कुछ मामलात हम ये भी देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस भी बहुत थी। आप देखें ना, एक बंदा कह रहा है इलेक्शन करवाओ, आगे से 100 हीले बहाने। ये तो इस्तदलाल हमारा है ना, या आपने दिया कि आधे जजेस का फैसला और था, आधे का और था। हुकूमत ने भी उस वक्त की ये दलील ली थी, लेकिन उन्होंने खैर मना भी कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया हमारे पास फंड्स नहीं है, उन्होंने कह दिया जी हमारे वजारत खजाना का हमारे पास पैसे कोई नहीं है। एक तरह से रेजिस्टेंस भी फेस करना पड़ रही थी उनको। अच्छा हसनात मलिक साहब, सर ये बताइएगा, ये जो एक बयान है उनका बंदियाल साहब का कि आईनी मामलात में सुप्रीम कोर्ट को उलझाए रखा, ये उलझाए रखा या खुद उलझते रहे? मेरा ख्याल है कि वो अवॉइड कर सकते थे। कई दफ़ा ऐसी चीज़ होती है कि बंदा लेफ्ट कर देता है, कोई चीज़ इग्नोर कर देता है। एक तो ये थी कि सुप्रीम हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग था इलेक्शन का, लाहौर हाई कोर्ट में। उन्हें ज़रूरत नहीं थी कि 100 मोटो टेकअप करके उसको जल्दी करना जो है वो टेकअप। उसमें अप्रीहेंशन जो है वो लोगों में थी, जजेस के दरमियान की थी कि ये क्यों, जब हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्यों इन्वॉल्व होना चाह रही है, वजह क्या है। तो ये मेरा ख्याल है कि उनको जो है वो इलेक्शन मैटर में वो इन्वॉल्व ना होते और वो हाई कोर्ट को डिसाइड करने देते, फिर सुप्रीम कोर्ट में आ जाता मामला। या जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो कहा कि जी जो है आईसीए इंटर कोर्ट अपील जो लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है उनको 3 दिन दे दें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आ जाए मामला, हम जो है वो उसके बाद उसको देख लेंगे। वो उनकी ओपिनियन से इत्तेफाक कर देते, फिर भी बात ठीक थी, या वो फुल कोर्ट बना देते। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से उन्होंने बड़ा, मेरा ख्याल है कि अपना भी नुकसान किया, इदारे का भी किया। वो समझ रहे थे कि जी ये जो दूसरे जजेस हैं मे बी ये कहीं रेजिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक सवाल जो कि ये मैं प्रोड्यूसर साहब की ख्वाहिश पे इस सवाल वाला ये वाला कर रहा हूँ आपसे, वो कुछ खबर ये आई कि आज कयूम सिद्दीकी साहब की कोई तलख कलामी हुई बंदियाल साहब से, जरा इसकी तफसीलात तो बता दें। रिपोर्टर की अपने जो है वो पुराना ताल्लुकात और ये चीज़ें होती हैं। कयूम सिद्दीकी साहब लायर्स मूवमेंट में जो हमने देखा कि ये जजेस और वकला इनके बड़े करीब थे उन दिनों में 2007 से, और उनका बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है लायर मूवमेंट में जी। तो वो उनको एक गिला रहा कि आप आज तो मुझे मिल रहे हैं और वैसे आप अपने कोई जो है वो जो यूट्यूबर्स को बुलाते हैं, आज कह रहे हैं। तो वो एक आप कह सकते हैं कि खुशगवार माहौल में उन्होंने कहा कि जी मैं आज आपसे नहीं मिलूंगा। कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिस तरह कोई सख्त यानी आप कहें कि जुमलों का तबादला या वो चीज़ नहीं थी। और मे भी उनके गिले होंगे कयूम सिद्दीकी साहब के, और उसमें हक बजाने भी होंगे। और जस्टिस बंदियाल साहब उनकी भी आज बड़ी ग्रेटनेस है। उन्होंने जर्नलिस्ट के पास भी खुद जाके उन्होंने ये बात की कि जी अगर मेरी तरफ से कोई किसी के साथ गलती या कोई ऐसी बात जिससे आपकी दिल आज़ारी हुई तो मैं माजरत चाहता हूँ। सहाफ़ियों ने भी कहा कि हमारा कोई ज़ाती आपसे कोई इशू नहीं है। अच्छा, बात जो है मैं हसन साहब एक आखिरी सवाल मैं जरा हसन साहब से कर लूं, अब वो जरा फ्यूचर के हवाले से होगा, ठीक है हसन साहब। सर ये बताइएगा, अब अगला दौर काजी फाइज ईसा का दौर है, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? जी मैं तो उम्मीद अच्छी की आपको रखनी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि अल्लाह करे सुनहरी दौर हो,
यानी इंसाफ और जो है की फराहमी के हवाले से मुल्क का एक अच्छा दौर गुजरे। लेकिन मुल्की हालात इस वक्त जो हैं वो बड़े ख़राब हैं। यानी मुआशी हालात की अगर बात करें तो बड़ी मुश्किलात हैं इस टाइम अवाम के लिए भी। इन हालात के अंदर यानी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो बहरान की तरफ तो हम नहीं है इस टाइम, लेकिन मुआशी बहरान के अंदर पाकिस्तान पहले ही पहुंचा हुआ है, बल्कि जो है वो तो खासी सूरत हाल जो है वो खराब हो चुकी है। रावी चैन लिखता है सर कि मुआशी मुश्किलात रावी चैन सर वो तो इमरान खान साहब के हवाले से है ना, इमरान खान साहब बाहर नहीं निकल रहे, उस हवाले से रावी चैन ही चैन लिख रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अभी साल तक वो इमरान खान साहब के बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं है। अब जो तहरीक इंसाफ ने जितनी शरपसंदी करनी थी और बिलखुसूस 9 मई के वाकयात जो हुए हैं उसके बाद मुझे जो है वो अभी और मजीद गिरफ्तारियों और सख्ती दिखाई दे रही है। और सख्ती बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अभी आपके उस्मान डार साहब गिरफ्तार हुए हैं, अब देखिए आइंदा आने वाले दिनों में एक आध और अहम शख्सियत है पिंडी की, शायद उनकी भी गिरफ्तार होने के वो जो है वो शायद मामला पिंडी के मशहूर शख्सियत है वो, पिंडी की मारूफ शख्सियत है शायद ऐसी है। अब देखिए क्या होता है, अब क्या होता है देखें कि वो कहाँ जाता है मामला। और बेसिकली देयर आफ्टर मुराद सईद एज वेल और मैनी अदर्स। तो जो 9 मई में मुलव्वस लोग हैं उनके पीछे तो पड़े नहीं हैं जो रियासती इदारे हैं और आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। अब देखें क्या होता है। और दूसरा जो सबसे बड़ी एक बात वन मस्ट अप्रिशिएट कि जो चीफ आर्मी स्टाफ ने जो बात कही, बॉर्डर को उन्होंने सील करवाया, स्मगलिंग को इस वक्त रोका जा रहा है और डॉलर उसका जो इम्पैक्ट है वो नीचे, डॉलर भी नीचे आया है, चीनी की कीमत भी कम हुई है और उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में मजीद कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन ये बेहतरी भी नाकाफी है क्योंकि अवाम की मुश्किलात बहुत ज्यादा है। टोटली एग्री सर, वन मस्ट अप्रिशिएट, कोई शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब हसन अयूब साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। साद मलिक साहब आपका भी शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन। आज एक और बड़ी खबर थी जो पहले तो बड़ी थी लेकिन पता नहीं क्या हुआ फिर बाद में हवा हो गई। इस पर थोड़ी सी नजर डालेंगे इस वक्फे के बाद। वक्फे के बाद हाजिर है नाज़रीन। ऐवान सदर से मंसूबे खबर ने शहर इक़्तिदार में सियासी हलचल मचा दी। उसकी तारीख, उसकी हिस्ट्री, उसका कॉन्टेक्स्ट साको सबाक नाज़रीन ये है कि ऐवान सदर के पास यानी सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है। आर्टिकल 48 का सब सेक्शन 5 उनको ये इख्तियार देता है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। इस सिलसिले में उन्होंने सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर से मुशावरत करना चाहिए, उनको खत भी लिखा, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने यह कह के मना कर दिया कि इलेक्शन एक्ट 2017 के आर्टिकल 57 के तहत वो खुद इख्तियार रखते हैं कि वो इलेक्शन की तारीख दें, ना कि सदर पाकिस्तान। इस हवाले से कानूनी मुशावरत की गई। खबरें यह भी आई कि सदर पाकिस्तान ने कुछ कानूनी मुशीरों से बशमूल उन्होंने सेक्रेटरी कानून से मुलाकात भी की है। खबरें यह भी आ रही थी नाज़रीन कि सदर पाकिस्तान से पिछले हफ्ते 2 अहम शख्सियात ने भी मुलाकात की है जिनका ताल्लुक अस्करी इदारे से है और गालिबन इलेक्शन के मामले पर ही बातचीत हुई है। सदर पाकिस्तान की ओहदे की मुद्दत है वो खत्म हुई 9 सितंबर को। उसके बावजूद वो अपने ओहदे पर बरकरार हैं क्योंकि आइन उनको इस बात की इजाजत देता है। और एक और बहस छिड़ पड़ी, क्या सदर पाकिस्तान अपनी आइनी मुद्दत गुजारने के बाद क्या इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। आज का दिन बहुत अहम था क्योंकि ऐलान यह किया गया कि आज के दिन सदर पाकिस्तान अपने आईनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की तारीख देंगे। इस पर बाज साबिक वुज़रा ने जिनका ताल्लुक नून लीग से है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, मगर वो ऐलान अभी तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बात करेंगे। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है मारूफ वकील हसन रजा पाशा साहब ने, मारूफ कानूनदान जनाब शोएब शाहीन साहब ने। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब साहब, क्या वजह क्या बनी, सदर पाकिस्तान ऐलान करते करते रह गए। ये खबर इस वक्त हर तरफ मीडिया पे चली लेकिन उसके बाद हर तरफ खामोशी है। देखिए, ऐलान का बताया भी आपने था और ना ऐलान होना भी आप ही बता रहे हैं। यानी मीडिया के जरिए ही हमें इंफॉर्मेशन मिली और मीडिया के जरिए ही हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि जी अब रुक गया है काम। बात यह है कि आईनी जिम्मेदारी सदर पाकिस्तान की और उनको ये जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। हमने तो यहाँ तक पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि अगर वो ये आईनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे तो जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी जुर्म कर चुका है उसके खिलाफ बल्कि मुतालबा शुरू हो गया है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। उन्होंने जमहूरियत को डिरेल किया है, आइन को पामाल किया है और गैर आइनी और गैर जमहूरी तर्ज अमल अडॉप्ट किया है। उनकी जो जिम्मेदारियाँ थी आइनी वो अदा नहीं की। तो सदर पाकिस्तान भी अगर डेट नहीं देंगे तो इस तरह की ड्यूटी करेंगे, इस तरह का एक जुर्म करेंगे। मेरा तो ख्याल ये है कि उनको फौरी तौर पर डेट देनी चाहिए और अभी भी उनके पास टाइम है। अच्छा, मैं शोएब साहब जरा इख्तियार पे थोड़ी सी वजाहत चाहूँगा नाज़रीन के लिए कि इख्तियार है या नहीं, उस पर तो मैं आता हूँ, लेकिन जरा एक और मुझे बात बता दें शोएब साहब। ये जो खबरें आ रही थी कि आज सेक्रेटरी कानून से मुलाकात की है सदर पाकिस्तान ने, या इसके अलावा भी जो है
इसके अलावा भी मुलाकातें उनकी हुई हैं और कुछ दो अहम मुलाकातें ऐसी थी, दो शख्सियात के साथ जिनका ताल्लुक अस्करी इदारे से बताया जा रहा है, उनसे भी मुलाकात हुई थी सदर पाकिस्तान की और मुद्दा इलेक्शन का ही था। क्या इन खबरों में कोई सच्चाई है सर? लेकिन पहली बात तो यह है कि अस्करी इदारों का इलेक्शन के हवाले से कोई ताल्लुक़ नहीं, सिवाय इस बात के जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको कहेगा कि जी आप नफरी प्रोवाइड करें सेक्रेटरी डिफेंस को, तो वो पाबंद है नफरी देने के, इसलिए कि आइन और क़ानून के मुताबिक वो फैसिलिटेट करेंगे इलेक्शन कमीशन को या गवर्नमेंट को फॉर द पर्पज़ ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेकिन उनका ये कहना कि अस्करी इदारों के जो दो सरबराहान जो कि अखबारों की जीनत है, इस बार मीडिया के ज़रिए पता चला है कि वो मिले हैं, तो लेकिन उनका इस डेट देने या ना देने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटी है कि वो इलेक्शन कराएं और आर्टिकल 220 पाबंद करता है, इलेक्शन कमीशन की पावर देता है कि जो भी इदारे हैं वो सारे फैसिलिटेट करेंगे इलेक्शन कमीशन को फॉर द पर्पज़ ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और इसी तरह सदर पाकिस्तान की लीगल ड्यूटी है, एक है पावर है, अख्तियार है, एक है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन है उसकी कि वो अपनी इस आइनी जिम्मेदारी को अदा करते हुए डेट दें। और ये इसके ऊपर हमारी पूरी लीगल फर्टर्निटी का कंसेंसस भी है और इसके ऊपर किसी किस्म का कोई बहाम नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर देर नहीं होनी चाहिए और अभी भी उनके पास टाइम है। माशाल्लाह बड़ी आइडियल बात कर रहे हैं सर कि किसका क्या काम है, किसका क्या काम नहीं करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए। लेकिन सर ये आप बेहतर जानते हैं, इस मुल्क में कभी किसी ने अपना काम किया है सर? आपने तो कर दी आइडियल बात। मैं जरा पाशा साहब की तरफ जाता हूं, फिर मैं इसी सवाल को लेकर आपके पास वापस आऊंगा सर। पाशा साहब, सर ये तो कह रहे हैं, शोएब साहब तो कह रहे हैं मीडिया के जरिए ही बात सुनने को मिली थी, मीडिया के जरिए इसकी नेगेशन आ गई है, वो बात ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं हैरान हूं कि इस पे दो बड़े सियासतदान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अगर तो खाली मीडिया की हवा थी तो वो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या थी? तो फिर ये हुआ क्या अचानक? ये आपसे मेरा सवाल है। ऐलान होते होते रह गया एक। दूसरा, ये इलेक्शन कमीशन कह चुका है सदर का इख्तियार नहीं है। ये डिबेट क्यों कब खत्म होगी सर कि सदर का इख्तियार है या नहीं है? ये इख्तियार आइन के मुताबिक आर्टिकल 48 सब क्लास 5 के तहत सदर मुमलिकत को इख्तियार हासिल है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। इलेक्शन एक्ट 2017 उसकी सेक्शन 57 में। आपकी बात काट रहा हूं सर, बहुत माजरत के साथ, मुझे एक अर्जेंट ब्रेक का कहा जा रहा है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर है नाज़रीन। इत्तेहादी हुकूमत को खत्म हुए जुम्मा 8 दिन हुए हैं और 13 जमाती इत्तेहाद में चंद जमातें ऐसी हैं जो एक दूसरे से अभी से इख्तलाफ कर बैठी हैं और बड़ी बुनियादी बात पे इख्तलाफ कर बैठी है। इख्तलाफ भी उस बात पर हुआ है कि जिस पे चंद दिन पहले उनका इत्तफाक था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन टाइम पे करवाने के हक में है, जबकि नून लीग वो एक ऐसी जमात है जो बार बार हर वो बहाना, हर वो हीला ढूंढ रही है जिससे इलेक्शन में ताखीर हो सके। दोनों जमातों में इस मुद्दे को लेकर के इत्तफाक क्यों नहीं है, इख्तलाफ क्यों है, बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जनाब शेख रोहेल असगर साहब ने। शेख साहब शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब बहरामंद तंगई साहब से बहुत बहुत शुक्रिया। बहरामंद तंगई साहब, आपने वक्त निकाला। सर ये क्या हुआ है? बिलावल भुट्टो साहब क्यों कह रहे हैं, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि आपके इत्तेहादी यानी आप लोग जो है वो इलेक्शन से डर के भाग रहे हैं। जी रोहेल साहब, पता नहीं वो किसका नाम ले रहा है, वो या तो नाम ले ना, फिर उसके आप कमेंट कर सकते हैं ना। या तो कहे जी फलाना बंदा ये है, वो डर रहा है, या फलाना डर रहा है, या फलाना डर रहा है, तो फिर ही बात की जा सकती है। इस तरह तो बात नहीं की जा सकती। यही समझा जा सकता है कि छोटा अभी उम्र कम है, जज्बाती है, बस। अब क्या उसको मैं क्या समझा सकता हूँ? सर ये देखें, ये तो आपका हुस्न ज़न है कि आप बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन ताखीर के बयानात तो आपकी लीडरशिप की तरफ से आए, राना सनाउल्लाह की तरफ से आए, बाकियों की तरफ से आए, तो डेफिनेटली इशारा आप ही की तरफ है सर। नहीं, अगर देखें, मैं आपको गुजारिश करूँ, मैं किसी का कोई स्पोक्समैन नहीं हूँ और ना मैं किसी की यहाँ पे कोई दुरुस्तगी करने बैठा हूँ। आप टेक्निकली बात करें ना, अगर कोई टेक्निकली और लॉजिकली आपसे बात करे या आपको ये समझाने की कोशिश करे कि ये डिले किसकी तरफ से है। देखिए, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट साबका हुकूमत थी, उसका काम था एक कॉन्सेंसस के साथ बिल्डअप करके एक न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट तश्कील दे दी जाए। वो उनका फ़र्ज था, वो उन्होंने पूरा कर दिया। अब उसके बाद जो भी करना है, जो भी अमल आएगा, जो भी तारीख आएगी, जो भी उस पर
ज्ञानात आएंगे वो आएंगे आपके इलेक्शन कमीशन की तरफ नहीं, लेकिन मसला सर ये ना, इलेक्शन कमीशन तो तारीख तब दे और सवाए जब आप इलेक्शन के इलेक्शन को की तारीख फैसिलिटेट करें। जब आप गवर्नमेंट में थे, इलेक्शन कमीशन ने यही कहा ना कि ना आप हमें पैसे देते हैं, ना सिक्योरिटी देते हैं, ना आप हमें बाकी सहूलियात देते हैं, ना ह्यूमन पावर देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने सर कैसे कराने थे इलेक्शंस? आपने इंश्योर किया हुकूमत में रहते हुए ऐसा माहौल बनाया जाए कि मरदमशुमारी वक्त पर हो, ऐसा माहौल बनाया जाए कि इलेक्शन कमीशन सही तरीके से अपना काम कर सके, वो आपने नहीं किया ना सर। मैं नहीं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपके अल्फाज हैं, आपकी सोच है, आप कह सकते हैं, क्योंकि आपने भी तो कुछ ना कुछ तो करना है ना, कुछ मज़ा तो लाना ना प्रोग्राम में, वरना तो बिल्कुल बेकार सा प्रोग्राम लगेगा आपका। और मेरी बातों को आप इतना सीरियस नहीं लेंगे। आप मेरे बातों को फैक्ट से झुटला देना सर। आपने कहा माहौल बनाना है। अब जब आपके सेंसेस हो गए उस वक्त आपको पता है कुछ जमातों ने उस पर अपने रिजर्वेशन का इजहार किया, फिर उनके साथ कॉन्सेंसस किए जाते हैं। इस तरह नहीं होता कि वन साइडेड आप कर दें। और उसमें मुसीबत यह थी कि दो मेन जमातें थी, वो आपकी कोलिशन गवर्नमेंट में थे। बलूचिस्तान की भी रिजर्वेशन थी, सिंध की भी रिजर्वेशन थी, कोई पंजाब में भी रिजर्वेशन थी। तो उसको ख़त्म करते करते इस तरह नहीं होता कि आप डंडे से कर देंगे, नहीं बस मैंने कह दिया उसको कह दिया, ये ऐसा नहीं होता। कोलिशन गवर्नमेंट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सबके साथ मिलके एक कॉन्सेंसस बिल्डअप करके आपने करना होता है। तो उस पे जाके आपको, जब आपने वो सेंसस बिल्डअप कर लिया, आपने नोटिफिकेशन कर दिया, आपका यही काम था ना, आपने नोटिफिकेशन करना था सेंसस का, आपने कर दिया। अब उसके बाद डिलिमिटेशन करना मेरा काम नहीं है, हुकूमत का काम नहीं है डिलिमिटेशन का, ये प्योरली और सिर्फ लेकिन सर देखिए, अर्ज ये है कि मरदमशुमारी हो रही थी, जब इस पे बात हो रही थी तब तो इख्तलाफात तब भी थे सर। फिर आपने सीसीआई की मीटिंग बुलाई, आपने सबसे जो है वो 4 सूबों से वोट दिलवाया और आपने मरदमशुमारी एक्सेप्ट कर ली। जनाब ठीक है, होगी, फिर हल्का बंदियां भी होगी। एमक्यूएम के इख्तलाफ तब भी बरकरार थे, बलूचिस्तान के इख्तलाफ बरकरार थे सर। तो ये दलील तो सर फिर मजबूत नहीं है ना। लेकिन आप गलत बात कर रहे हैं। मुझे यूं लग रहा है जैसे आपको शायद हकायक का पता ही नहीं है। बातें करने से तो काम नहीं चलता ना। इस तरह तो मैं भी आपको कह सकता हूँ, आप ऐसी बेकार बात कर रहे हैं जिसको न सर है न पैर है। तो जब आप ये कह रहे हैं कि मशावरती काउंसिल का इजलास बुलाया गया, तो पहले आप ये तय कीजिए, पहले आप उस मशावरती काउंसिल के अरकान को देख लीजिए, उसमें कौन कौन लोग मौजूद थे। और अगर उसमें वो लोग मौजूद थे जो नुमाइंदगान हैं इन सब जमातों के, इन सब सूबों के, तो फिर आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ, एक जमात जो कि एक रुकन था उनका कौमी असम्बली में, वो शायद मशावरती इजलास में शामिल नहीं था, वो थे जमात इस्लामी। जमात इस्लामी के बाकी सारी सियासी जमातें वो अपनी जगह मौजूद थी और वो आपने कर दिया। मतलब ये आप ज़हन में रखें कि मुस्लिम लीग नून अपनी वहाँ पे मर्जी नहीं कर सकती। अरकान उठ के ये कह दे कि हमें ये बात पसंद नहीं है, या हम ये बात मानते नहीं, या इसमें ये कमियां हैं। ठीक है शेख साहब, वक्त कम है, लेकिन बहुत बहुत मशहूर हूं सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैं ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा बहरामंद तंगई साहब ने। सर ये बिलावल भुट्टो साहब को कैसे ख्याल आ गया कि उनके इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं सर? देखिए, जहां तक जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के स्टेटमेंट का ताल्लुक है, तो वो एक पार्टी के चेयरमैन है और उसकी ये सोच है कि जैसे मेरा मुतालबा है इलेक्शन कमीशन से कि आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दे और इलेक्शन का ऐलान करवा दे, ताकि तमाम पार्टी मिल के इलेक्शन कैंपेन शुरू करे। तो उनकी ये सोच है कि बाकी पार्टीज जो अपने आप को जमहूरी समझते हैं और जमहूरियत पे यकीन भी है और वो वाकई जमहूरियत के लिए कुर्बानी भी दी है, तो उनकी ये सोच है कि उनका भी मुतालबा आना चाहिए कि हम सब मिल के ये मुतालबा करें और ठीक है सर, आपका मौक़िफ़ आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस सोच पे ये अमेरिका का निज़ाम है, साहिब इख्तियार गलती करे तो इसका एहतसाब होता है, चाहे वो कोई सदर हो, सफ़ीर हो या फिर कोई भी ओहदेदार हो। बेज़ाब्तगी करेगा तो पकड़ भी होगी। अभी हाल ही में अमेरिका के साबिक सफ़ीर रिचर्ड ऑल्सन एहतसाब के इसी निज़ाम का सामना कर रहे हैं।
उनके खिलाफ खिलाफ उसूल इकदाम की तहकीकात की जा रही हैं। इन पर एक इल्जाम तो यह है कि दुबई के अमीर ने उनकी सास को $60,000 के हीरे तोहफे में दिए थे, लेकिन रिचर्ड ऑल्सन ने महकमा खारजा को इसकी इत्तला महकमा खारजा को नहीं दी थी। तहकीकात इस पर भी हो रही हैं कि जब रिचर्ड ऑल्सन पाकिस्तान में तैनात थे तो उनके कई खवातीन से ताल्लुकात थे जिनसे उनके ब्लैकमेल होने का खतरा पैदा हो गया था। रिचर्ड ऑल्सन के एक पाकिस्तानी सहाफ़ी से भी ताल्लुकात थे और उन्होंने एक पाकिस्तानी ताजिर को कहकर खातून सहाफ़ी को अमेरिका में तालीम के लिए $25,000 का इंतजाम भी किया था। रिचर्ड ऑल्सन इन इल्जामात का भी एतराफ़ कर चुके हैं कि एक खलीजी फर्म ने इन्हें लंदन जाने के लिए $18,000 का एयर टिकट भेजा था और ये एतराफ़ भी कर चुके हैं कि उन्होंने कतर हुकूमत के लिए अमरीकी हुकाम से गैर कानूनी लॉबिंग। इन इल्जामात पर रिचर्ड ऑल्सन का ट्रायल किया गया और कल इन्हें सजा सुनाई जा सकती है। ये अमेरिका का निज़ाम है, साहिब इख्तियार गलती करे तो एहतसाब होगा। एहतसाब के इसी निज़ाम का सामना अमेरिकी जनरल डेविड पैटरसन ने भी किया था। जनरल पेट्रियस ने इराक में जंग लड़ी, वो अफगानिस्तान में अमेरिकी जंग की क़यादत कर चुके थे। इन्हें अमेरिकी खुफिया इदारे CIA का डायरेक्टर बनाया गया। फिर ये बात सामने आई कि उनका एक खातून से ताल्लुक था। उन्होंने हसास मालूमात इस खातून को बताई, उस पर इन्हें $1 लाख जुर्माना किया गया और 2 साल के लिए निगरानी में रख दिया गया। ये अमेरिका का निज़ाम है, साहिब इख्तियार गलती करे तो उसका एहतसाब होता है। अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन भी इसी निज़ाम का सामना कर चुके हैं। वो अपने सियासी मुखालिफिन की गुफ्तगू टैप करने के लिए खुफिया आलात नस्ब करा रहे थे, लेकिन अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने उनका भांडा फोड़ दिया और फिर इन्हें अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा।